हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए या बीए के स्टूडेंट्स हैं और बीए में अगर उनके पास में प्रोग्राम का कोर्स है या फिर ऑनर्स का कोर्स है। तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज चूज़ किया है जो मेडवेल हिस्ट्री से। अगर उनके पास में हिस्ट्री का विषय है तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और टॉपिक आज का दास वंश से है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि भाई दास वंश क्या था, किस प्रकार से इसका नाम दास वंश पड़ा, क्यों कहते हैं हम इसे दास वंश, और इसके साथ साथ दास वंश के अंदर ही हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे और किस तरीके से इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज की ये वीडियो हमारे सभी एसओएल नॉन कॉलेज या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या फिर इग्नू या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए भी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि भाई और लोगों के लिए भी हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दास वंश के बारे में। सबसे पहले आप इस डायग्राम का मतलब समझ लीजिए जो आपको सबसे पहले थंबनेल में शो किया है। ये जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जी हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने ही दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था, इसीलिए ये मैंने आप लोगों को शो किया है ताकि आपको अगर नहीं पता हो तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ओके गाइस, तो अब हम पहले बात करते हैं दास वंश के बारे में कि इसे दास वंश क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है। तो दास वंश जो है ये भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था। यानी जो दास वंश का सबसे पहला शासक रहा वो कौन रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहा था। इस वजह से दास वंश का अगर संस्थापक किसी को माना जाता है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे दास बना इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब पहले हम ये बात कर लेते हैं भाई इस वंश को पूरे के पूरे दास वंश क्यों कहते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो दास वंश था इसमें कई सारे शासक रहे। इसमें जो इम्पोर्टेंट शासक हैं वो चार हैं। सबसे पहला नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 पे आपका आता है इल्तुतमिश। नंबर 3 पे आपका आता है बलबन और नंबर 4 पे आती है जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। ये जो रज़िया सुल्तान है ये एक फ़ीमेल थी, इसीलिए खास मानी जाती है इस पूरे के पूरे वंश के अंदर। और साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई दास वंश के अंदर सिर्फ ये 4 शासक ही नहीं थे, बहुत सारे शासक थे। मैं आपको इन सभी शासकों का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जी आते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इनके पुत्र जिनका नाम था आराम शाह। आराम शाह के बाद फिर आते हैं इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश के बाद इनके पुत्र आते हैं जिनका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिर नंबर 4 पे आते हैं आपके रज़िया आती है, रज़िया को आपको ध्यान रखना है। और फिर रज़िया के बाद में आपको बलबन और फिर बलबन के बाद इसके अंदर और भी बहुत से शासक हैं जिसके अंदर आपका बहरम शाह, अलाउद्दीन, मसूद शाह, इसके बाद फिर ज़हीरुद्दीन महमूद और फिर गयासुद्दीन बलबन। और इस तरीके से फिर इसके अंदर कैकुवात के बाद ये पूरा का पूरा जो दास वंश है ये पूरा ख़त्म हो जाता है। ओके गाइज, मैंने 2 बारी बलबन नाम रिपीट कर दिया तो आप इसको माइंड ना करना, एक ही बार इसको आप समझना। ओके गाइज, तो ये सभी के सभी अगर आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद चाहे इसके पुत्र की मैं बात कर लेता हूँ आरम शाह, तो पुत्र दास का अगर पुत्र था तो वो भी दास ही कहलाता है। इस वजह से ज़्यादातर जो शासक बने इस पूरे के पूरे डायनेस्टी में, इस पूरे वंश में, वो सारे के सारे दास ही थे। इस वजह से इस पूरी की पूरी क्रमबद्ध प्रणाली को आप देखेंगे जितने भी शासकों ने राज किया एक क्रम के अनुसार, इन सभी को हम दास वंश इसीलिए कह देते हैं। सभी दासों को उनके शासकों के द्वारा मुक्त कर दिया था। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले दिल्ली के सिंहासन पर पहुंचने के बाद अगर आप देखें मोहम्मद गौरी जो थे उनके भतीजे ने जिनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को फ्री कर दिया था। यानी जो मोहम्मद गौरी का एक समय पर कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था उसे मुक्त कर दिया गया था। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम कैसे बना था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़े से आगे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि और भी शासक ऐसे थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नीचे फिर मैंने बताया इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इल्तुतमिश को
मुक्त कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से इल्तुतमिश का ही गुलाम बलबन था। बलबन 40 गुलामों में से एक था इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम में से इस बलबन को मुक्त कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से सभी के सभी जितने भी ये शासक रहे दास वंश के, ये सभी शासक अपने शासकों से या अपने राजाओं से, अपने स्वामियों से इन्हें मुक्ति दे दी गई थी। आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि जो ये पूरा का पूरा जो ये दास वंश है ये कहाँ तक फैला हुआ था, कहाँ तक नहीं फैला हुआ था, किन क्षेत्रों तक ये फैला हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। देखो मैं आपको बता दूं, ये गजनी जगह है, मैं आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ इसको। ये गजनी है और ये दिल्ली है। गजनी का शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। और जो मोहम्मद गौरी था उसने दिल्ली जीतने के बाद दिल्ली की जो शासन व्यवस्था की जो जिम्मेदारी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। और यहाँ का एक तरीके से आप देखेंगे एक नियुक्त शासक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया। लेकिन हम देखते हैं कि भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का शासक तो बन गया, लेकिन एकदम से ही आकस्मिक रूप से जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी की हो जाती है मृत्यु। और मोहम्मद गौरी की जब हो जाती है मृत्यु तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में भाई जो पूरा का पूरा गौरी का साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। दिल्ली पर किसका कंट्रोल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दिल्ली पे उसका कब्जा हो जाता है। जो मुल्तान नाम की जगह है जो आप ये देख रहे हैं, इस पर एक कुबाशा नाम का शासक है, इसका कब्जा हो जाता है। ओके गाइस, इसके बाद आप देखोगे गजनी जो है, गजनी पर आपका एक शासक होता है जिसका नाम होता है एल्दूज। क्या नाम है? एल्दूज। एल्दूज इसका शासक बन जाता है। तो इस प्रकार से जो मोहम्मद गौरी का जो पूरा का पूरा साम्राज्य है जो उसने खड़ा किया था वो पूरा का पूरा साम्राज्य बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल कब से कब तक रहा, तो शासनकाल आपको ध्यान रखना है सन 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक जी का शासनकाल रहा। और ये गुलाम वंश के सबसे पहले शासक थे। ये तुर्क साम्राज्य के थे। देखो दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में कंफ्यूज करता है, भाई पूछता है कि भाई तुर्कों ने किस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर अपना कब्जा किया। तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के लिए एक दास नियुक्त किया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के दास होने के कारण ही इस वंश का नाम दास वंश पड़ा। अब हम जरा कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन के बारे में बात करते हैं कि वो दास कैसे बने और फिर किस प्रकार से इनके शासन के समय क्या क्या समस्या आई थी और उन समस्याओं को किस प्रकार इन्होंने समाधान किया, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो तुर्क साम्राज्य का एक शासक था। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म है वो तुर्क परिवार में ही हुआ था। और जिस जगह पर उनका जन्म हुआ था उसका नाम था तुर्किस्तान। ओके गाइज, तो ये तुर्क नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है तुर्क साम्राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो एक तुर्क था, तुर्की था और वो तुर्की स्थान पर रहता था। उनका जन्म भी वहीं पर हुआ था। जब बचपन में ही, जब कुतुबुद्दीन ऐबक छोटा था तो बालक में ही उसको एक बार उसके कबीले पर हमला हुआ और कबीले पे हमला होने के बाद उसको एक व्यापारी क्या हुआ, उसे अपने साथ ले गया और निशापुर ले गया। कहाँ ले गया? आपको ध्यान रखना है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को जब एक हमला होता है उसके कबीले के ऊपर तो एक व्यापारी उसे उठाकर कहाँ ले जाता है? निशापुर ले जाता है। और निशापुर में वहाँ पर उसे एक काजी को बेच देता है। इस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की शिक्षा अपने पुत्रों की तरह करी। उसे धार्मिक और शिक्षक सैनिक हर तरह का ज्ञान दिया। और सैनिक और धार्मिक ज्ञान देने के बाद जब उस काजी की भी मृत्यु हो गई तो उस काजी के जो पुत्र थे उन सभी ने कुतुबुद्दीन को फिर दोबारा आगे चल के एक व्यापारी के हाथों बेच दिया। अब जब इस व्यापारी के हाथों बेच दिया तो इस व्यापारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी ले गया। कहाँ ले गया? गजनी। और गजनी में मोहम्मद गौरी ने इसको खरीदा। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर किसने खरीदा? गजनी में। किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने। ओके, किस स्थान पे? गजनी में। किसने खरीदा? तो मोहम्मद गौरी ने। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि भाई एक बारी व्यापारी उसे उठा के ले गया। कहाँ ले गया? निशापुर ले गया। निशापुर में एक काजी ने उसको खरीदा। काजी ने शिक्षा दीक्षा करी
काजी ने जब शिक्षा दीक्षा करी तो भाई जब उसकी मृत्यु होगी तो उसके पुत्र ने फिर एक व्यापारी को भेज दिया और व्यापारी ने फिर उसे गजनी ले गया, गजनी में उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। भाई मोहम्मद गौरी ने उसको भाई अपने शासन में एक सैनिक पहले बनाया। धीरे धीरे जब उसने अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया सैनिक के रूप में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने एक पद दे दिया जिसका नाम था अमीर ए आखूर। अमीर ए आखूर, इस पद का नाम क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्तबल का अधिकारी, यानी जो ऐसे घुड़सवार होते हैं, घुड़सवारों का हर अधिकारी एक तरीके से मोहम्मद गौरी को कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने बना दिया। इसके बाद जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इस तराइन के दूसरे युद्ध में ही जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हैं दिल्ली के शासक, उनकी हार हुई, उनकी पराजय हुई और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था, जिस कारण से भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का एक तरीके से प्रशासनिक अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया और जो एक तरीके से जो दास प्रथा में पहले बंद था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को मुक्त भी कर दिया गया। भाई जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेजा गया शासन के लिए, तो दिल्ली में भाई दिल्ली को ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, आपको ये ध्यान रखना है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ, एक तरीके से आप देखोगे सिंहासन रोहण हुआ, तो उस समय 1206 में, कब हुआ? 1206 में। उस समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भाई मोहम्मद गौरी ने कोई भी एक डिक्लेरेशन नहीं छोड़ा कि भाई मेरा अगला जो शासक है मेरे वंश का वो ये बनेगा। इस कारण से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली का शासक था, तो वो दिल्ली का शासक ही बन गया। अब भाई दिल्ली का जो शासन था उस समय आप देख सकते हो, ये जितना प्रदेश है ये पहले उस समय दिल्ली के शासन के अंडर में ही आता था। बस आपको ये मुल्तान थोड़ा सा नहीं ध्यान रखना है, ये सारा प्रदेश जो था दिल्ली शासन के अंदर ही आता था, इतना पूरा प्रदेश। तो ये सारा का सारा प्रदेश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ये समस्या थी कि भैया मोहम्मद गौरी तो मर गया, अब इसकी जगह पर कई सारे शासक भी उत्पन्न हो गए थे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली थी इस पर कई लोगों की नज़र थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम, कई सारे लोगों की चर्चा करेंगे हम इसके बारे में। कब राज्यारोहण हुआ, तो आप ये ध्यान रखेंगे 24 जून को राज्यारोहण हुआ था। ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पर थोड़ा, 24 जून और 1206 को क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण हुआ। और राज्यारोहण के बाद उसके शासन में कई सारी समस्या आई। सबसे पहली समस्या थी कुबाचा और एलदोज की समस्या। मैंने आपको शुरू में ही बताया, जब मोहम्मद गौरी मरा तो उसका शासन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक गजनी का प्रदेश था और गजनी का जो प्रदेश था वो किसका था? एलदोज का था। दूसरा था आपका मुल्तान का प्रदेश जो पाकिस्तान में वर्तमान समय में, मुल्तान का जो प्रदेश था उस पर कुबाचा ने कब्जा कर लिया। और तीसरा है दिल्ली, जो किसके हाथ में था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में था। अब भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके सामने 2 समस्या ऐसी थी कि भाई कहीं एलदोज और कुबाचा उस पर हमला ना कर दे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने अगला जो उत्तराधिकारी है वो तो नियुक्त किया नहीं था। तो भाई अगला अगर आप देखेंगे एलदोज जो था वो गजनी का शासक बना और जो मोहम्मद गौरी था वो गजनी से ही शासन करता था। तो भाई ज़्यादातर लोगों का कहना था जो गजनी का शासक बना है उसको ही सारा शासन मिलना चाहिए। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये समस्या आ गई कि भाई एलदोज से अब किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को बचाया जाए। और दूसरे टाइम पे दूसरे नंबर पे है अब आपका कुबाचा। तो भाई कुबाचा से किस प्रकार से बचा जाए, तो भाई कुबाचा से बचने के लिए तो उन्होंने कूटनीतिक चाल चली, वो शादी का इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसने अपने पारिवारिक संबंध बना लिए, शादी होगी इनके परिवार की आपस में ही, तो कुबाचा की समस्या तो सॉल्व हो गई। लेकिन अभी बात करेंगे हम जब इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की बात होगी। तो 2 समस्या थी आपके सामने, मैंने बता दिया। पहली समस्या थी एलदोज और कुबाचा की, क्योंकि भाई जो मोहम्मद गौरी जब मरा तो उसने कोई अपना अगला उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा, और अगला उत्तराधिकारी ना छोड़ने के कारण कि भाई ये दोनों के दोनों दिल्ली सल्तनत पर दावे कर रहे थे कि भाई नहीं मेरा दिल्ली सल्तनत के अंदर राज होगा, नहीं मेरा राज होगा। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये चुनौती आ गई थी भाई किस प्रकार से इन सभी समस्याओं से निपटा जाए। नंबर 2 पे आ जाता है आपका ख्वारिज़म के शाह की महत्वाकांक्षा। अब ये ख्वारिज़म की शाह की महत्वाकांक्षा क्या भला है, ज़रा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये ख्वारिज़म जो है एक प्रदेश का नाम है, एक प्रांत का नाम है। एक तरीके से प्रांत नहीं, आप इसको देश के रूप में समझेंगे। ख्वारिज़म क्या है? एक देश है, ये अफ़गान के ऊपर की तरफ है। ये जो ख्वारिज़म है इस पर जो शासक राज करता था उसका नाम था शाह, उसे शाह बोला जाता था। जब मोहम्मद गौरी जीवित था उस समय से ही
जो शाह था वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर वो कब्जा नहीं कर पाया। तो जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो भाई अब जो दिल्ली सल्तनत है वो एक तरीके से आप देखेंगे कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि अब सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का शासक बच गया। अब उसे मोहम्मद गौरी का जो सपोर्ट है वो भी नहीं था, बल्कि जो गजनी का अगला शासक बना जिसका नाम था एल्दोज, तो भाई एल्दोज भी ये चाहने लगा था कि कहीं ना कहीं से मुझे क्या मिल जाए, दिल्ली मिल जाए। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये समस्या आ गई थी भाई किस प्रकार से ख्वारिज़म की जो इच्छा है, इस महत्वाकांक्षा को किस प्रकार से रोका जाए। एक राइटर है जिनका नाम है हबीबुल्ला, आपको इसी प्रकार से बोल्ड करके लिखना है पेपर में जब जिन चीज़ों को आप लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी। तो भाई जो हबीबुल्ला जी का कहना है कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ज़रूरी हो गया था कि भाई वो पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्या करे, पश्चिम के उत्तर प्रदेश जो है उसको सुरक्षा करे। अब आप सोचेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रदेश है इस प्रदेश को सुरक्षा करे, इस प्रदेश को नहीं, इस प्रदेश को समझिए, क्योंकि यहाँ पर ही मुल्तान है, यहीं से हमला होगा, यहीं से गजनी का भी हमला, एक तरीके से आप देखेंगे एल्दोज का हमला, और इधर से ही होगा आपका ख्वारिज़म के शाह का भी हमला। तो ये प्रदेश जो था ये काफ़ी ज़्यादा अनसेफ था एक तरीके से, इसीलिए ये ज़रूरी हो गया था भाई कैसे इनके हमलों से बचा जाए। तो यहाँ पर भाई हमें सुरक्षा रणनीति को काफ़ी तेज़ करना होगा। इसके बाद अगली समस्या थी राजपूतों की। भाई राजपूतों की समस्या क्यों थी? राजपूतों की समस्या देखो दिल्ली सल्तनत पर जैसे ही मोहम्मद गौरी ने विजय पाई थी तभी से ही उत्पन्न हो गई थी। राजपूतों ने कभी ये स्वीकार नहीं किया जो तुर्क ये शासक हैं, जो ये गुलाम वंश के शासक हैं, जो ये मुस्लिम शासक हैं, ये कभी भी हिंदुओं के नहीं हुए। ये इनका कहना था, राजपूतों का कहना था। उन्होंने जो प्रदेश जीते वो छल से जीते थे और ये उनको कर नहीं देंगे। इस प्रकार से बहुत सी समस्या है। जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो गौरी की मृत्यु के बाद में भाई शासक यहाँ का कौन बन गया? दिल्ली का आपने देखा भाई ऐबक बन गया। और जब ऐबक यहाँ का शासक बना तो भाई राजपूत राजाओं के लिए ये एक तरीके से आप देखेंगे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई आप अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दो। तो भाई इसी तरीके से ज़्यादातर जो राजपूत थे उन्होंने कह दिया कि भाई हम तुर्क दास्तों की दास्ता को स्वीकार नहीं करते और हम स्वतंत्र हैं। इन्होंने सीधा कह दिया। उस समय आप देखोगे कि तुर्क का जो क्षेत्र का कंट्रोल था ये काफ़ी ढीला पड़ रहा था, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसके सामने कई सारी समस्या है, अपनी भाई कुर्सी को बचाना है उसे, क्योंकि भैया अगर उसने अपनी सुरक्षा रणनीति को तेज़ नहीं किया तो भैया या तो एल्दोज या फिर कुवाचा या फिर शाह कोई ना कोई हमला कर देगा। तो ये प्रॉब्लम इनके सामने आ गई थी। भाई राजपूतों ने भी अपना हाथ खींच लिया पीछे कि भाई हम उनके अंडर में नहीं आते। एक ये समस्या भी इनके लिए रही। तो अगली समस्या एक और रहती है जो बंगाल की समस्या है। अब आप ये सोचेंगे बंगाल की समस्या क्या थी? तो बंगाल के अंदर एक शासक था मोहम्मद गौरी के टाइम से ही जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। लेकिन बख्तियार खिलजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु कैसे हुई मैं आपको बता दूं। जो वहाँ के खिलजी सरदार थे उन लोगों ने षड्यंत्र किया और बख्तियार खिलजी को मार दिया। अब भाई बख्तियार खिलजी को मारते के साथ ही बिहार और बंगाल जो पहले एक समय में एक साथ ही था, यहाँ पर पूरी अव्यवस्था फैल गई। भाई दिल्ली प्रदेश से उसका संपर्क टूट गया। सारे सरदारों ने कह दिया कि भैया हम टैक्स नहीं देंगे, अब आपके अंडर में नहीं आते, हम फ्री हैं। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने ये समस्या भी थी भाई बंगाल की समस्या को कैसे सॉल्व आउट किया जाए। इसीलिए तो ये समस्या थी। अब हम ये बात करेंगे कि भाई इन सभी समस्याओं को कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने किस प्रकार से हल किया, किस प्रकार से हल नहीं किया। तो सबसे पहली समस्या आप लोगों के सामने आ जाती है एल्दोज से संघर्ष। इसको कैसे सॉल्व किया? देखो एल्दोज, मैंने आपको बताया एल्दोज वो था जो गजनी का शासक था। अब गजनी ये वो स्थान था जो एक समय पर मोहम्मद गौरी का राज था। तो भाई एल्दोज ने डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत पर अपना दावा किया। अब भाई कुतुबुद्दीन ऐबक को सुरक्षा चाहिए तो उसने संघर्ष किस प्रकार से किया मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तरफ है आपका शाह, वो भी दिल्ली पे कंट्रोल चाहता है, और एक दूसरी तरफ से आपका एल्दोज ये भी चाहता है। तो भाई एल्दोज के दावे को तो एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये कहा ठीक है भैया, हम जिस प्रकार से हम मोहम्मद गौरी के हम गुलाम थे, एक तरीके से हम उन्हें भेंट देते थे अपनी तरफ से, हम आपको भी भेंट देंगे। तो भाई उन्होंने इस बात में नम्रतापूर्वक बिहेवियर रखा ताकि वो मुझ पर हमला ना करे, और धीरे धीरे अपने पावर को इनक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ख्वारिज़म के शाह भी इसी चाल में था कि भाई कैसे मैं दिल्ली पर हमला कर दूं और उसको
कब्जा कर लूँ। अब इतने में क्या हो जाता है कि आपस में 1208 में, कब 1208 में, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर, ठीक है, 1208 में आप ध्यान रखेंगे इस जगह पर क्या है, यहाँ पर 1208 में क्या हुआ कि जो शाह है, ख्वारिज़म का शाह, एक इसकी और एक तरफ एल्दोज की, दोनों का युद्ध हो जाता है। और इन दोनों के युद्ध आपस में लड़ने के कारण जो है एल्दोज जो हो गया भाई कमज़ोर। इसका भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाभ उठाया इस अवसर का, और उसने गजनी पर आक्रमण कर दिया और एल्दोज को हरा दिया। एल्दोज को हराने के बाद एल्दोज के ऊपर कंट्रोल पा लिया, पूरा गजनी प्रदेश हो गया। और भाई एक तरीके से आप देखेंगे तो 1208 में इस टाइम पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक तरीके से गजनी का शासक बन गया था, लेकिन गजनी के शासक ने उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया। इस कारण से फिर लाहौर और जो दिल्ली की जो जनता है, लाहौर की और दिल्ली की जो जनता है, उन्होंने इन्हें दोबारा से बुलाया। लोकप्रियता ज़्यादा ना होने के कारण फिर दोबारा दिल्ली आते हैं और एल्दोज को एक तरीके से एक वहाँ पर गवर्नर के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन शासन जो था वो दिल्ली के अंडर में ही आ गया था, गजनी का और एल्दोज का भी। अब इसके बाद है नंबर 2 पे अब बात आती है, 2 नंबर पे बात आती है हमारे भाई राजपूत राजाओं की प्रति। अब भाई इन्होंने क्या नीति अपनाई, तो भाई आपने देखा कि भाई पहले से ही सुरक्षात्मक साधन की कमी थी किसके पास में, एक तरीके से ऐबक के पास में। तो ऐबक ने क्या सोचा, ऐबक ने ये सोचा कि भाई नए प्रदेशों को जीतने से पहले मुझे क्या करना चाहिए। नए प्रदेशों को जीतने की कोशिश नहीं करी इन्होंने, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, इन्होंने पुराने प्रदेशों को जीतने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी। और पुराने प्रदेशों को जब जिन्होंने जीता तो भाई ऐसे ही अपनी ताकत को इन्होंने इंक्रीज़ किया। ओके गाइज, तो ये इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि भाई बंगाल के खिलजी सरदारों का दमन, मैंने आपको अभी बताया कि भाई बंगाल पर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो अली मर्दान है उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और खिलजी सरदारों ने इस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। उसमें एक और वीर था वहाँ पर जिसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, अली मर्दान। क्या नाम है? अली मर्दान। मैंने आपको बताया कि भाई अली मर्दान किसी भी तरीके से वहाँ से भाग जाता है, अली मर्दान किसी भी तरीके से भाग जाता है जब बख्तियार खिलजी, किसका नाम, बख्तियार खिलजी जो है उसको एक तरीके से जब मार दिया गया, खिलजी सरकारों ने अपना डोमिनेट कर लिया पूरी तरीके से, तो वहाँ पर अली मर्दान को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि अली मर्दान अगला शासक बन सकता था। लेकिन अली मर्दान किसी भी तरीके से वहाँ से भागता है, गिरफ्तारी से, बंदीगृह से भाग जाता है और सीधा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भरोसा दिलाता है, ये प्रस्ताव रखता है कि अगर आप मेरी सहायता बंगाल जीतने में करोगे तो बंगाल हमेशा आपके अधीन में ही रहेगा। अब भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने अच्छा ऑप्शन था क्योंकि वो बंगाल जीतना चाहता था दोबारा से। तो भाई उन्होंने कह दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है भाई अली मर्दान, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, सहायता करूँगा। और सहायता के बाद फिर बंगाल एक तरीके से विजय हो भी गई और बंगाल का अगला गवर्नर या अगला शासक अगर आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको नियुक्त कर दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को नियुक्त कर दिया। तो बंगाल की समस्या भी इसी प्रकार से सॉल्व आउट हो गई। इसके बाद आती है अब कुबाचा की समस्या। तो कुबाचा की समस्या क्या थी, मैंने आपको बताया था, कुबाचा जो कि दिल्ली के पाकिस्तान के अंदर आप देखोगे बगल में ही था, तो उसका भी डर था कहीं कुबाचा मुझ पर हमला ना कर दे कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। तो कुबाचा से इस रणनीति को अपना बचने के लिए ऐबक ने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया। कुबाचा जो था ऐबक का दिमाग था। ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने अपनी जो पुत्री है उसकी शादी कुबाचा से करवा दी। अब कोई कुबाचा और ये हो गए समझी, आपस में एक तरीके से रिलेशन में आ गए, तो भाई वो दोनों कभी आपस में हमला करेंगे नहीं। तो इस तरीके से कुबाचा की जो समस्या थी वो सॉल्व हो गई। अब ये चीज़ देख करना जो एल्दोस था वो खुश नहीं था। ये सन 1200 कब की बात है, 1206 की, और एल्दोज को हराने की बात जो हुई थी ना वो 1208 की है, अभी हम 1206 की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पे एक तरीके से ये चीज़ भाई एल्दोज को पसंद नहीं आई। भाई एल्दोज ने क्या किया, कुबाचा के ऊपर आक्रमण कर दिया। भाई कुबाचा ने अब सीधा ऐबक से शरण मांगी। भाई ऐबक ने क्या किया, ठीक है भाई एल्दोज से फिर एक तरीके से लड़ाई कर ली। अब लड़ाई करने के बाद फिर इसको हरा दिया और एक तरीके से जो एल्दोज था उसको अपने अधीन कर लिया। तो ये पूरा का पूरा अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1206 से लेकर 1210 तक, ये इस पूरे के टाइम पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दिल्ली सल्तनत के शासक बनते लगभग 4 वर्ष था और ये पूरे 4 वर्ष कर भी नहीं पाए थे। और 1210 में ही कुतुबुद्दीन ऐबक जी की पोलो खेलते समय इनकी हो गई मृत्यु।
मृत्यु होने के कारण जो है वो दिल्ली सल्तनत फिर रिक्त हो गया। अब इसके बाद भाई ये समस्या उत्पन्न हो गई कि कौन शासक बनेगा। तो बाद में आगे चल के इनका जो पुत्र था, मैंने आपको बताया भी, इनके पुत्र का नाम, जिसका नाम था आराम शाह, वो शासक बने, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा शासन नहीं कर पाए। तो इसके बाद बने आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक हैं, किसके, दाश वंश के। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके अंदर अब आपको निष्कर्ष लिखना होगा। तो निष्कर्ष जो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिखेंगे, जो तुर्क साम्राज्य है उसकी जड़ें भारत के अंदर एक तरीके से सिंध के ऊपर काफ़ी लंबी रही। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही वो समाप्त नहीं हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना करी, तो उस वंश को आगे और भी महत्वपूर्ण शासकों ने आगे बढ़ाया। तो इसी प्रकार से आज की जो ये हमारी वीडियो है ये यहीं कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आज का अपना ये सेशन जो है आप और लोगों के साथ भी शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।